इन्वेस्टर्स भी रहते हैं, राइट। तो उसमें से पहले हम देख रहे हैं आज ट्रेडर के पॉइंट। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कोई ट्रेडर है, उसके उसने मार्केट में क्या क्या देखना चाहिए। तो पहले स्ट्रेटजी है। जैसे मैंने बताया कि आप स्ट्रेटजी सीख रहे हो, जैसे इक्विटी में सीखा 10 कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये 10 कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है वो आपको अलग अलग पोजीशन बताते हैं और अलग अलग कंडीशंस भी बताते हैं, राइट। तो उसमें से यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, राइट, कि हम ये जो इक्विटी के हुए हैं, उसके बाद हम आए हैं अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को। उसमें भी आपने अलग अलग स्ट्रेटेजी सीखी है। तो इस स्ट्रेटेजी में से आपको ये देखना है कि आपको कौन सी बेस्ट लग रही है, कि आप उसमें अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने कल मुझे बताया कि आपने क्या क्या सीखा, कि वॉल्यूम है, यस, ईएमए है। पहले आपने टेक्निकल और फंडामेंटल में मूविंग एवरेज सीखा था। जैसे सर ने कल आपको आरएसआई बताया था, आरएसआई नई स्ट्रेटेजी आपने सीखी है, और प्लस आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इतने सारे स्ट्रेटेजी है, पर आपको ये चेक करना है कि किसमें आपका अच्छा वर्किंग होता है। इसलिए कल मैंने आपको एक टॉपिक बताया था, पेपर ट्रेडिंग, राइट। उसके भी पॉइंट्स रहे, वो भी हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हुआ है आपका पहला पॉइंट, स्ट्रेटेजी। उसके बाद है, देखिए, पोजीशन। यस, पोजीशन में है आपका एंट्री और एग्जिट, ठीक है। एंट्री भी है और एग्जिट भी है, मतलब आपको अभी ये डिफाइन होना चाहिए, मतलब समझ लेना चाहिए कि कहाँ पे आपको एंट्री करनी है और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है। ये नॉलेज अभी आपके पास रहना चाहिए अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, वो है डेली पेपर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है सर ने आपको बताया रहेगा कि पेपर ट्रेडिंग जो है उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर स्ट्रैटेजी आपने नहीं सीखी है, ठीक है, तो उसका यूज पहले आप पेपर ट्रेडिंग पे कर सकते हो। जैसे आपका फंडामेंटल रहेगा, उसमें मैम ने आपको बताया रहेगा कि पेपर ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्या रहता है, राइट। उसमें बताया रहेगा कि पेपर ट्रेडिंग का फॉर्मेट क्या है। तो ये जो पेपर ट्रेडिंग है, तो कोई भी आप अगर नई स्ट्रेटेजी सीखते हो तो पहला उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको पेपर ट्रेडिंग पे करना है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी रिलायंस का शेयर है और मुझे इस स्ट्रेटेजी से रिलायंस में काम करना है, ठीक है, तो उसका पहला आपको पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। तो वो जो स्ट्रेटेजी है उसकी पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए, मतलब कौन सी भी रहेगी। जैसे कि सर ने अभी सिखाया है वो नए स्ट्रेटेजी रहेंगे, या फिर कैंडल स्टिक है, या फिर मूविंग एवरेज है, ठीक है। मूविंग एवरेज में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। तो उसमें से आपको बेस्ट कौन सा लगता है जो आपको प्रॉफिट दे सकता है, जल्दी पोजीशन बताता है, मतलब जल्दी एंट्री होती है और एग्जिट भी जल्दी होती है, और उसमें आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। वो आपको कब क्लियर होगा, जब आप पेपर ट्रेडिंग करोगे, तब आपको वहां पे वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें तीसरा ऑप्शन ऐसा है, डेली पेपर ट्रेडिंग। तो जैसे मैंने बताया, कोई भी नई स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो तो पहले वो पेपर ट्रेडिंग पे कीजिए, ठीक है। इसमें अभी फोर्थ पॉइंट है, यस, मिनिमम आपको 1 या 2 घंटे तो भी मार्केट को देने हैं, राइट। मिनिमम आपको 1 या 2 घंटे तो भी मार्केट में देने हैं। अभी यहाँ पे देखिए, किसी का ऑफिस रहता है, जॉब रहता है, जॉब टाइमिंग जो है वो मॉर्निंग में रहते हैं, तो उनको ज्यादातर मार्केट में ध्यान नहीं देने को आता है, ठीक है। तो शाम को जब आप घर आते हो तो एटलीस्ट 1 घंटा या 2 घंटे तो भी आप मार्केट का एनालिसिस कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आज मार्केट ने कैसा मूव किया है, मतलब आज साइडवेज रहा है, या एक वीक हो गया, 2 वीक हो गया तो भी साइडवेज है, 3 4 वीक हो गए अप ट्रेंड है।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का अभी सिचुएशन क्या है, ट्रेंड कैसा है, ठीक है। और अगर आपने स्टॉक लिए हैं, यस, अगर आपने शॉर्ट टर्म में स्टॉक लिए हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए कि कैसे मूव कर रहे हैं, कितना अभी अप ट्रेंड जा सकते हैं, कितना डाउन ट्रेंड जा सकते हैं। अगर उसमें लॉस है, तो जैसे आपको बताया रहेगा, अगर 2% लॉस है तो हम वहां पे एग्जिट करते हैं। तो वो भी आपके ध्यान में चाहिए कि अगर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड जाने लगा है, अगर 2% से भी ज्यादा लॉस हुआ तो होल्ड करना पड़ेगा, या फिर आप वहां पे 2% में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम आपको 2 या 1 घंटा तो भी मार्केट को देना चाहिए। सुबह भी दे सकते हैं या फिर शाम को भी मार्केट को आप टाइम दे सकते हैं, पर कंपलसरी डेली आपको मार्केट को वो टाइम जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें फिफ्थ जो कंसेप्ट है, फिफ्थ हमारा पॉइंट है, वो है टारगेट। यस, इसमें हमारा फिफ्थ जो पॉइंट है वो है टारगेट। तो आपके टारगेट जो है वो यहाँ पे डिसाइड होने चाहिए। मतलब आपको कितने, कौन से स्टॉक कब लेना है, कितने परसेंट तक रुकना है, कितने अमाउंट तक रुकना है। जैसे इसमें आप देखोगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे सबने ये जो टॉपिक है प्राइस एक्शन का, ये सीखा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के माध्यम से आप आपका जो टारगेट है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि डबल रेजिस्टेंस डबल सपोर्ट भी है, ठीक है। तो वो आपका टारगेट जो है वो डिसाइड होना चाहिए कि अगर ये स्टॉक ने इतना मूव किया तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। इतना डाउन आया तो यहाँ पे मुझे एंट्री करना है। तो ये जो टारगेट है आपके मार्केट में वो आपके सेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये पांचवा ऑप्शन है टारगेट। अभी नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, राइट। इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जब भी हम कौन सा भी मार्केट में काम करते हैं, मतलब टाइप में काम करते हैं, या फिर ट्रेडर हो इन्वेस्टर हो, तो हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगती है, राइट। तो जैसे कि आप अगर देखोगे कि शॉर्ट टर्म में आपको इतना पता चला है कि शॉर्ट टर्म में अगर आप काम करते हो तो वहां पे आपको क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। मतलब आपकी क्वांटिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना आपका बेनिफिट अच्छा रहता है शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और अगर आप डेली कर रहे हो तो उसमें आपके लॉट्स रहते हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसके लिए ज्यादा लगती है जब आप शॉर्ट टर्म में काम करते हो, क्योंकि आप पड़ती है। तो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो लोन निकाल के काम करते हैं मार्केट में, राइट। लोन लेते हैं और फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, हर टाइम अगर आपने एनालिसिस किया रहेगा, हर टाइम मार्केट जो है वो अप ट्रेंड नहीं रहता है, राइट। हर टाइम मार्केट जो है हमारा वो अप ट्रेंड रहता है क्या, बताइए। नहीं रहता है, राइट। मतलब कभी भी आपने शेयर लिया तो वो अप ट्रेंड जाता है क्या, तुरंत अप ट्रेंड जाता है क्या, बताइए। नहीं जाता है, राइट। थोड़ा सा तो भी नीचे आता है, मतलब थोड़ा सा भी रिवर्स होता है और फिर अप ट्रेंड जाता है। तो कुछ लोग मार्केट में ऐसे रहते हैं जो लोन निकाल के मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हैं। तो उनको ऐसे लगता है कि अभी इतने परसेंट मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मैं ये अमाउंट वहां पे कर दूंगा। तो ऐसा नहीं रहता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके खुद के पैसों से आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर लॉस हुआ तो ये आपका डबल लॉस हो सकता है, मतलब लोन की अमाउंट भी है और ये जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपने इन्वेस्ट की थी वो भी आपकी लॉस हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, डबल लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो आपकी खुद की रहनी चाहिए। लोन जो है, लोन निकाल के हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है मार्केट में, ठीक है। तो इसके आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर मंथ इनकम रेशो, ठीक है, पर मंथ इनकम रेशो। तो यहाँ पे देखिए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रहता है कि पर मंथ मुझे
इतने परसेंट का भी रिटर्न आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट मंथ में मुझे 5% मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए। कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका टारगेट देखिए मैं बताती हूँ कि ऐसा रहता है 20% टू 36%, ठीक है, पर ईयर का रहता है ये, ठीक है, पर ईयर का उनका ये टारगेट रहता है कि एटलीस्ट एक ईयर में हमें 20 to 36% जो है वो भी अमाउंट मिल सकती है। तो उसके लिए आपको क्या डिसाइड करना पड़ता है, जो आपका पर मंथ टारगेट है वो आपको वहां पे डिसाइड करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, एनालिसिस किया रहेगा, तो किसी मंथ में अगर डाउन ट्रेंड बहुत रहता है, किसी मंथ में अप ट्रेंड बहुत रहता है, तो आपको ये समझना है कि कौन से मंथ में कैसा ट्रेंड है, राइट। तो उस मंथ में कभी कभी आपको क्या रहेगा, अगर आपने डिसाइड किया पर मंथ आपको 10% चाहिए या फिर पर मंथ आपको 5% चाहिए, तो क्या रहता है कभी कभी उस मंथ में आपको 5% नहीं मिलता है, 2% मिलता है। पर कभी कभी दूसरे मंथ में आपको 7% मिलता है, 10% मिलता है, मतलब वो अमाउंट वहां पे रिकवर हो जाती है। पर यहाँ पे जरूरी क्या है, पर मंथ आपका एटलीस्ट टारगेट वहां पे सेट होना चाहिए, या फिर पर ईयर का आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे सेट होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा 7वां पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ज्यादातर ट्रेडर्स जो है वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है, जैसे हमने कल देखा था, मैनेजमेंट, कंपनी, प्रमोटर्स, FII, DII, मतलब होल्डिंग्स कितने स्ट्रांग है वो जनरली नहीं देखते हैं मार्केट में, ठीक है। डायरेक्टली वो क्या करते हैं, शेयर की प्राइस देखते हैं, शेयर का सेक्टर देखते हैं, और उसमें अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है वो देखते हुए लोग वहां पे क्या करते हैं, बाय और सेल की पोजीशंस वहां पे लेते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर हम यहाँ पे सजेस्ट क्या करते हैं, यस, लार्ज कैप एंड मिड कैप, राइट। तो आपको अगर यहाँ पे काम करना है एज अ ट्रेडर, तो आपको लार्ज कैप और मिड कैप में काम कीजिए, मतलब उनका मार्केट कैपिटल चेक करके ही काम करना है। यहाँ पे हमें पेनी स्टॉक जो है वो नहीं लेने हैं, राइट। पेनी स्टॉक जो है वो नहीं लेने हैं, हमें यहाँ पे सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रेडर्स के पॉइंट है जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप पे आप ध्यान दीजिए। अभी सबको पता रहेगा कि लार्ज कैप कंपनी कौन सी है और मिड कैप कंपनी कौन सी है, उनका मार्केट कैपिटल क्या रहता है, राइट। स्मॉल कैप में नहीं काम करना है आशालाल सर, मैं बताऊंगी उसका भी रीजन है, अभी आज हम दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं, उसमें बताऊंगी मैं कि स्मॉल कैप में क्यों नहीं काम करना है, ठीक है। तो ये हुआ है हमारा 8वां पॉइंट। अभी हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, यस, अचीवमेंट्स, ठीक है। अचीवमेंट्स में क्या आता है, स्टूडेंट्स के टारगेट्स, यस, स्टूडेंट के टारगेट रहता है 10 CR तक टू 100 CR, ठीक है। उनका टारगेट रहता है कि एटलीस्ट 10 करोड़ तक पहुंचना है, 100 करोड़ तक पहुंचना है, राइट। तो वो उनके टारगेट्स वहां पे रहते हैं। तो उनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी वैसे चेंज होती है कि कितने साल के लिए कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है, तो वो अचीवमेंट्स आपके होते हैं, राइट। कि अभी 10 करोड़ मुझे 35 साल में चाहिए या 30 साल में चाहिए, तो उसके लिए आपको कैसी इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर उसमें आप कहाँ पे आपका पैसा आप डाल सकते हो, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबको ये पॉइंट पता रहेगा, एसेट एलोकेशन मतलब क्या, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है
वो आप एक ही जगह पे नहीं डाल सकते। मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आपके टारगेट्स अच्छे हैं, तो आपकी वो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो डिवाइड कर दीजिए। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे आपको पता रहेगा कि हम पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, SIP, लमसम, ठीक है। तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जो आपकी अमाउंट है वैसे आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। एक ही अगर इसमें डालोगे तो सिर्फ आपको उसका ही रिजल्ट मिलेगा। अगर वही अमाउंट आप डिवाइड करोगे तो आपको अलग अलग रिजल्ट्स वहां पे मिलेंगे, और आपको पता चलेगा कि किसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो उसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। अगर आपको खुद के अचीवमेंट्स आपको करने हैं तो उसके लिए एसेट एलोकेशन पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी है। यस। तो ये ट्रेडर के पॉइंट्स थे, सबको क्लियर है? रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। ये ट्रेडर्स के पॉइंट है, सबको क्लियर हुए हैं? यस। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो। ओके। अभी ये पॉइंट्स हुए हैं हमारे ट्रेडर्स के। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट्स है वो है इन्वेस्टर। एज अ इन्वेस्टर आप मार्केट में कौन से पॉइंट्स जो है वो देखोगे? यस। पेनी स्टॉक्स वो होते हैं सुंदर सर, जिसमें स्मॉल कैप कंपनीज रहती है, जिनकी प्राइस कम रहती है, और वो ज्यादातर BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसमें लिस्टेड रहते हैं, ठीक है। NSE में ज्यादातर वो लिस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो स्मॉल कैप वाले कंपनीज रहती है जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके। तो एज अ इन्वेस्टर आप कौन से पॉइंट्स देखोगे, ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा कंपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कंपनी इंफॉर्मेशन। तो जैसे कल मैंने आपको बताया, कंपनी की इंफॉर्मेशन हम स्क्रीनर पे जाके चेक करते हैं कि कंपनी लार्ज कैप है या मिड कैप है, ठीक है। फिर मार्केट कैपिटल हम उसका चेक करते हैं। दूसरा वेटेज चेक करते हैं कि कंपनी अभी किसमें अच्छा उसका वेटेज है, कहाँ पे उसका रेवेन्यू है। जैसे मैंने कल आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए, तो उसे हम कंपनी इंफॉर्मेशन कहते हैं, राइट। इसमें है अभी दूसरा पॉइंट हमारा, वो है प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज एंड मैनेज। यस। प्रोडक्ट, सर्विसेज और मैनेजमेंट, मतलब कंपनी कौन से प्रोडक्ट है उसके या फिर वो सर्विस प्रोवाइड करती है, और उसका मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। तो कंपनी का मैनेजमेंट के ऊपर कंपनी की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है। जैसे ही मैनेजमेंट चेंजेस करता है तो वहां पे हमें दिखाई देता है कि अगर अच्छा मैनेजमेंट रहा तो उसकी अच्छी ग्रोथ रहती है, अगर नहीं मैनेजमेंट अच्छा रहा तो उस कंपनी की ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। और डिपेंड है उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो जैसे कल हमने सेल्स रेशो देखा था, ठीक है। तो सेल्स रेशो जो है वो उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वो जो प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। तो वो भी हमें चेक करना है। जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास सेक्टर्स है, तो अभी कौन से सेक्टर्स का वेटेज ज्यादा है, मतलब जैसे आप अगर फ्यूचर में देखोगे EV सेक्टर्स है, AI सेक्टर है, राइट, उनका अभी वेटेज ज्यादा है। तो वो कहाँ में आते हैं? तो ये हमें देखना है कि कौन सी कंपनी प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज उसके अच्छे है, फाइनेंस है, राइट, बैंकिंग है। तो ये जो सर्विस सेक्टर्स है, प्रोडक्ट सेक्टर्स है, तो उनकी मैनेज
कंपनी कैसी है, कैसे उनकी ग्रोथ है, ये हमें वहां पे पता होनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे, मैंने टाटा का नाम लिया तो आपको क्लिक हो जाएगा कि टाटा की कंपनी कैसा है, टाटा कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते समय आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। ठीक है, तो ऐसे हमें वहां पे ध्यान देना चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारा तीसरा पॉइंट है, वो है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट्स जो रहते हैं, राइट, एनुअल रिपोर्ट्स में वो डिक्लेयर करते हैं कि उनका टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल उनका लॉस कितना है। फिर जो वो बाहर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे आपने देखा रहेगा रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री बाहर भी दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करती है, और वो शेयर के माध्यम से रहेगा या फिर दूसरे गोल्ड के माध्यम से रहेगा, बॉन्ड के माध्यम से रहेगा। ठीक है, तो वहां से भी उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो रेवेन्यू भी वो वहां पे दिखाते हैं, जिसमें हम नेट प्रॉफिट कल हमने देखा था, तो उसमें सब वो वहां पे हमें दिखाते हैं फिर से। और एक है एसेट है और लाइबिलिटी है, मतलब एसेट्स कितनी है उनकी खुद की, और लाइबिलिटी कितना है। लाइबिलिटी मतलब क्या, उनको देना है किसी को भी, मतलब उन्होंने लोन लिया है वो उनको रिकवर करना है। तो कभी इन केस कंपनी को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, तो उनके पास उतने रिजर्व्स है क्या, उतने फंड्स है क्या, तो वो सब हम फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है चौथा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। एफ आई आई, डी आई आई, एंड प्रमोटर्स। यस, ये सब जो पॉइंट्स है वो हमने कल चेक किए थे, राइट। उसके रेशियोज भी मैंने आपको बताए थे कि अगर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट हम देख रहे हैं तो उसमें एफ आई आई मतलब फॉरेन, डोमेस्टिक, प्रोमोटर्स, उनके होल्डिंग्स कितने होने चाहिए। तो वहां पे आप होल्डिंग्स देख के भी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो वहां पे कंपनी में कर सकते हो। अभी उसके बाद पांचवा ऑप्शन है कंपनी कॉम्पिटिटर्स, राइट। मतलब उस कंपनी के कंपटीशन में कौन कौन है, कौन सी कंपनीज है, राइट। उस कंपनी के कॉम्पिटिशन्स में कौन सी कंपनीज वहां पे है। ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं कि जैसे मैंने कल आपको बताया कि एक कंपनी आप अगर सर्च करोगे तो उसके नीचे उसके कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं, तो वहां पे उनका मार्केट कैपिटल दिखता है, सेल्स ग्रोथ दिखती है, उन्होंने डिविडेंड कितना पे किया है वो दिखता है। ठीक है, तो वो कॉम्पिटिटर्स भी हमें मार्केट में चेक करना है। मतलब अगर मैं रिलायंस डालती हूँ, तो रिलायंस जो है वो ऑयल इंडस्ट्री से आता है, राइट, मतलब ऑयल सेक्टर से। तो ऑयल सेक्टर के रिलेटेड कौन सी कंपनी टॉप में है, वो भी आपको वहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो वो भी कॉम्पिटिटर्स आप वहां पे चेक कर सकते हो। यस, अभी यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल, मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट। जैसे मैंने कल आपको दिखाया कि कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होना चाहिए एटलीस्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट, बताइए। कल मैंने बताया था कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, कितने डिजिट का होना चाहिए। 4 डिजिट, यस, एटलीस्ट 4 डिजिट तो भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो वहां पे होना चाहिए। ठीक है,
तो वो हम चेक करेंगे कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। मतलब जैसे कि 5 साल का हमने चेक किया था, तो उसमें रहता है पहले 2 डिजिट रहता है, 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर 5 डिजिट। मतलब क्या, इसमें हमें समझ में आता है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है और उसकी वहां पे ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये जो कंपनी प्रॉफिटेबल पॉइंट है उसमें हम क्या देखते हैं, नेट प्रॉफिट जो है वो वहां पे चेक करते हैं। उसके बाद देखिए रेवेन्यूज। यस, उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है, जनरेट होता है। जैसे कि कल हमने देखा रिलायंस, तो ऑयल से भी आता है, गैस से भी आता है। ठीक है, और उसके बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे वो इन्वेस्ट करते हैं, उससे भी रेवेन्यू आता है। फिर दूसरे कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से रेवेन्यू आता है। तो जनरली कंपनी को एक ही प्रोडक्ट या एक ही सर्विसेज से रेवेन्यू नहीं आता है। ठीक है, उस कंपनी के मल्टीपल भी बिजनेसेस हो सकते हैं, मल्टीपल सेक्टर में वो काम कर सकती है, तो वहां से भी उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो रेवेन्यू भी हम वहां पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल कितना रेवेन्यू था और इस साल कितना रेवेन्यू है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पॉइंट है कंपाउंडिंग रिटर्न। ठीक है, उसमें नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कंपाउंडिंग रिटर्न। तो सबको पता है कंपाउंडिंग रिटर्न्स में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। पहला है डिविडेंड, राइट। हर कंपनी पर ईयर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसमें आपको डिविडेंड मिलता है, जितनी अच्छी क्वांटिटी रहती है उतना आपको डिविडेंड मिलता है। मतलब क्या, कि आपके क्वांटिटी के ऊपर आपका डिविडेंड जो है वो वहां पे रहता है। फिर है बोनस। ठीक है, बोनस शेयर्स देती है, अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर्स है तो वो हमें बोनस शेयर्स भी वहां पे देती है। उसके बाद है स्प्लिट। स्प्लिट में क्या होता है, आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और आपकी बाइंग प्राइस जो है वो कम हो जाती है, प्लस आपको वहां पे क्वांटिटी बढ़ा के देते हैं। ये स्प्लिट में आपका बेनिफिट है। ठीक है, और उसके साथ राइट शेयर्स, तो ये भी बोनस टाइप से रहते हैं। जो कंपनी में जो ये रहते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं, उनको वो दिए जाते हैं राइट शेयर्स, जो उसका सिमिलर है बोनस शेयर। ठीक है, तो वो भी कंपनी डिक्लेयर करती है। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग रिटर्न है। अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके साथ आपको ये भी बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्वेस्टर्स जो है उनके ये मेन मेन पॉइंट है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो है उसमें हमने स्टडी किया है, राइट। और कुछ टॉपिक्स है जो अभी हम डीप में देखने वाले हैं आज, कि कैसे हमें उसमें एक्चुअली काम करना चाहिए। तो ये जो इन्वेस्टर्स के पॉइंट है ये सबको क्लियर है क्या? रिप्लाई कीजिए चैट बॉक्स में। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप। ये दिनेश सर, राइट शेयर्स जो है वो थोड़े थोड़े टाइप बोनस शेयर्स के रहते हैं सर, पर कुछ ही शेयर होल्डर्स को वो डिक्लेयर किए जाते हैं राइट शेयर्स। अभी जैसे बोनस शेयर्स है, तो हमारे पास शेयर्स रहेंगे तो हम बोनस शेयर्स जो है मतलब सभी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। वैसे राइट शेयर का अलग रहता है, उसमें अलग राइट्स रहते हैं।
ओके। यस। अभी हमारा जो नेक्स्ट मेन पॉइंट है उसकी तरफ हम जाते हैं। ठीक है, वॉरेन बफेट जो है उनके हम स्ट्रेटेजी सीख रहे थे कल हमने। मेन 3 पॉइंट्स जो है वो उनके देखे थे, जैसे कि प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट है, फिर से आपका लॉन्ग टर्म में कैसा होना चाहिए, आपको क्या नॉलेज होना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो उसके आगे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स है वो हम देखने वाले हैं। उसमें पहला है सेफ्टी मार्जिन, राइट। सेफ्टी मार्जिन क्या, वो हम अभी देखने वाले हैं। अगर ये एचडीएफसी का चार्ट है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्चुअल में सेफ्टी मार्जिन होता क्या है और वहां पे आप कैसे काम करते हो। ठीक है, तो ये हम चार्ट में देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि शॉर्ट टर्म में बेनिफिट है या लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। यस, कल मैंने आपको बताया था कि ये हम शॉर्ट टर्म में काम कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म में आप ज्यादा काम कर सकते हैं। वैसे अभी हम देखने वाले हैं कि हम शॉर्ट टर्म में अच्छा काम कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में अच्छा काम कर सकते हैं। यस, एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ट्रेडिंग व्यू पे हम सर्च करेंगे एचडीएफसी। 1 मिनट। ये हुआ है एचडीएफसी का स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी ये जो पॉइंट्स है वो नोट करके यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ये जो पॉइंट्स है वो नोट करके हुए यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो हम एनालिसिस जो है वो 2017 मतलब 2017 से देखेंगे कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है और कंपनी कहाँ कहाँ काम मतलब कंपनी ने कहाँ कहाँ पे हमें अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ठीक है, वो अभी हम यहाँ पे चेक करने वाले। तो स्क्रीन विजिबल है सबको, रिप्लाई कीजिए। पूरी स्क्रीन सबको दिख रही है? ओके, तो देखिए यहाँ से 2017 से लेके 2024 तक, तो यहाँ पे हम एक्सेल शीट भी है वो भी देखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखी है एक्सेल शीट, जिसमें हम कैलकुलेशंस एक्चुअल में करेंगे कि हमें बेनिफिट कहाँ पे मिल रहा है, मतलब बेनिफिट जो है वो हमें लॉन्ग टर्म में मिल रहा है या शॉर्ट टर्म में मिल रहा है। ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे हर एक पॉइंट जो है। ठीक है, तो पहले देखिए 2017 से स्टार्ट करेंगे 2024 तक। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म। ठीक है, 2017 से लिया है मैंने और अभी मार्केट है यहाँ पे, राइट। इसको अलग कलर देती हूँ। ठीक है, मार्केट है अभी इस पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट तक मैंने यहाँ पे 2017 से लेके अभी तक इतना रेशो लिया है, तो मतलब कितना हुआ है 202.95, राइट। 202.95, ठीक है, मतलब 95 हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये हम पहले लिखते हैं, पर यहाँ पे हम एक प्राइस डिसाइड करते हैं कि देखिए यहाँ पे मैंने एक्चुअली शेयर जो है वो बाय किया है, मतलब 595.15 पे मैंने क्या किया है, शेयर की प्राइस जो है वो बाय की है।
ठीक है, 595.15 पे मैंने शेयर बाय किया है। और वन टाइम उसके परसेंटेज कितने हुए, मतलब यहाँ पे मैंने 2017 को बाय किया है और अभी तक वो स्टॉक जो है वो होल्ड किया है, तो उसमें मुझे 202.95% उसमें अभी मुझे परसेंटेज है, मतलब उतना मुझे रिटर्न मिला है, क्योंकि अभी तक उसमें मैंने क्या किया है, नहीं मैंने वहां पे बेचा है स्टॉक, ना ही वहां पे मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, सिर्फ अभी मैंने पहले 2017 में लिया है और अभी तक कंटिन्यू वो जो स्टॉक है वो रखा है। ये हुआ हमारा लॉन्ग टर्म का। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने वन टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म देखेंगे, मतलब बाय सेल हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले देखिए, एक मिनट, ठीक है, ये निकाल देती हूँ। अभी फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट हमने अभी यहाँ पे 2017 से ही बाय करना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पे 4 जून को बाय किया है। देखिए यहाँ पे मेरा, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे है, क्या किया है मैंने, 4 जून को बाय किया है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैंने सेल किया है 30 जनवरी को, ठीक है। 30 जनवरी को मैंने 2018 को यहाँ पे सेल किया है। कितने परसेंट का मुझे रिटर्न मिला है, 68.92, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम, पहला है 68.92 परसेंटेज मिले हैं। कब बाय किया था, 4 जन 2017, और हमने सेल कब किया था, बताइए। देखिए यहाँ पे हमने सेल किया था, राइट, 30 फेब 30 जान 2018 में, मतलब पूरा एक साल के लिए वो जो स्टॉक है वो हमने यहाँ पे रखा था। इस 2018, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बाय किया और यहाँ पे सेल किया और इतने परसेंट का हमें प्रॉफिट मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर से हमने यहाँ पे पोजीशन ली 7 नवंबर 2018 को, और फिर से यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे पोजीशन ली, एक मिनट, हाँ 14 नवंबर को हमने पोजीशन ली 2018 को, और फिर हमने क्या किया, 5 जुलाई 2019 को उसको सेल किया, राइट। और हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, 31.41% का, ठीक है। 14 नवंबर को हमने क्या किया, 2018 को बाय किए, राइट। 31.41% हमें यहाँ पे रिटर्न मिला, और हमने कब सेल किया उसको, देखिए यहाँ पे 5 जुलाई को 2090 को हमने क्या किया, वहां पे हमने सेल किया, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बाय किया है 23 सितंबर 2090 को, और यहाँ पे हमने क्या किया है, सेल किया है 13 जनवरी 2020 को। इधर कितना प्रॉफिट मिला, 16.44%, 16.44%, ठीक है। बाय कब किया हमने, 23 सितंबर 2019 को हमने बाय किया, और सेल हमने किया 13 जान 2020, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न्स जो है वो यहाँ पे लिखे हैं। फिर से हमने बाय किया, यहाँ पे
यस, 15 जनवरी उसको हमने बाय किया, और यहाँ पे हमने सेल किया है 20, सॉरी मिनट, यस 22 जन को हमने यहाँ पे सेल किया है, ठीक है। और कितने परसेंट का रिटर्न मिला है? 57.07, यस 57.07 का हमें यहाँ पे रिटर्न मिला। बाय किया था हमने 12 जन 2020, और सेल किया हमने 20th 2021, ठीक है। फिर से यहाँ पे बाय किया हमने 2 अगस्त को, राइट, और सेल किया हमने यहाँ पे 4 नवंबर को, ठीक है। 2 अगस्त को बाय किया, और 4 नवंबर को हमने सेल किया। 22 जो है वो यहाँ पे हमारा रिटर्न है 22%, ठीक है, 22.53% रिटर्न है। बाय किया था हमने 2 अगस्त 2021 को, और सेल किया 4 नवंबर 2021 को। यहाँ पे फिर से देखिए हमने बाय किया, एक मिनट, यहाँ पे हमने बाय किया 25, सॉरी 19 जुलाई को, राइट, 2022, और सेल किया हमने यहाँ पे 22 सितंबर 2022, ठीक है। 19 को बाय किया, 19 जुलाई को बाय किया, और 22 सितंबर को यहाँ पे सेल किया। 14.62% का यहाँ पे हमें रिटर्न है, 14.62, ठीक है। यहाँ पे हमने 22 जुलाई 2022 में बाय किया, और फिर हमने सितंबर में सेल किया, राइट। सितंबर की डेट क्या थी? 22 सितंबर, राइट। यहाँ पे फिर से हमने 7 नवंबर को बाय किया, और यहाँ पे हमने सेल किया, देखिए 38 जन को, और 14.64% का हमें रिटर्न मिला है। 14.64% का बाय किया था हमने 7 नवंबर 2022, और यहाँ पे हमने सेल किया 30 जन 2023। उसके बाद यहाँ पे हमने बाय किया, राइट, 17 मार्च 2023 को, और सेल किया 18 मई 2023 को। 12.76 का हमने यहाँ पे रिटर्न लिया है, ठीक है, 12.63। 17 मार्च और 23, ठीक है।
और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, हमने बाय किया 20 जून को और फिर से सेल किया 18 अगस्त को या 21 अगस्त को, और यहाँ पे हमारा रिटर्न कितना है 10.41, ठीक है। 10.41% का हमें यहाँ पे रिटर्न मिला है। बाय किया था हमने 19 जून 2023 को और सेल किया था 21 अगस्त 2020, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है ये है हमारा पॉइंट, 30 अक्टूबर को हमने बाय किया था, राइट, और सेल किया है यहाँ पे 15 जा 15 जान को, और यहाँ पे रिटर्न कितना मिला है 18.16, यस 18.16% का यहाँ पे रिटर्न मिला है। बाय किया था 30 अक्टूबर 23 और 19 जान 2024 को हमने यहाँ पे सेल किया, राइट। एक मिनट, ठीक है। अभी यहाँ पे लास्ट है, हमने बाय किया था, देखिए 6 जान 2024 को, जून 24 को, मतलब जून में बाय किया था 6 जून को, और सेल किया है अभी 9 जुलाई को 15.52%, ठीक है। 15.52% 6 जून को हमने बाय किया था, और यहाँ पे 7 जुलाई को हमने सेल किया, यस, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल ली है अभी तक 2024 तक हमने कैसे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो टोटल है वो आ रही है, ऑप्शन ए हमने देखा था लॉन्ग टर्म, और ऑप्शन जो ये बी है वो हमने देखा था शॉर्ट टर्म। तो इसमें किसके ज्यादा रिटर्न है बताइए, लॉन्ग टर्म के है या शॉर्ट टर्म के है, बताइए। ओके करामत सर, बाकी स्टूडेंट्स बताइए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स है या शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के आपके रिटर्न्स है। ये शॉर्ट टर्म में है, राइट। जैसे आप अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे 203 आपके परसेंटेज है, और यहाँ पे 282.41% आपके यहाँ पे रिटर्न्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको दिखाई देता है, सिर्फ टाइम पीरियड आप चेक कीजिए, थोड़ा सा ज्यादा लगता है टाइम पीरियड, पर रिटर्न्स देखिए कितने परसेंट से मिलता है, ठीक है। रिटर्न्स देखिए कितने परसेंट से मिलता है, मतलब आपको रुकना पड़ेगा 6 महीने या 7 महीने, ठीक है। पर रिटर्न्स अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये रिटर्न्स में डिफरेंस रहता है, जैसे अभी हमने कहाँ पे एनालिसिस किया, एचडीएफसी का हमने स्टॉक देखा था, राइट। तो एचडीएफसी के ये स्टॉक में हमने एनालिसिस किया है, और ये चांसेस आपको बहुत कम मिलते हैं, जैसे 2024 में आपको ऑलरेडी 2 चांसेस मिले हैं, ठीक है। या फिर आप कहोगे तो एक ही मिला है, ठीक है, ये हम 2023 का लेते हैं, एक चांस आपको ऑलरेडी यहाँ पे मिल के गया है, जिसने 15.52%, मतलब 15% भी अभी कम नहीं है, अगर आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 36% हमारा पर ईयर का टारगेट रहता है, और 15% जो है ऑलरेडी आपने एक ही स्टॉक में उसको कवर किया है, ठीक है। तो ऐसे जो चांसेस है वो बहुत कम मिलते हैं मार्केट में,
पर जब मिलते हैं कौन से भी स्टॉक में, तो वहां पे हमें अच्छे परसेंट से रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सबको? सेफ्टी मार्जिन, रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हुआ है। अभी उसके आगे जो पॉइंट्स है वो है थेरोटिकल, मतलब मैं आपको थेरोटिकल बताऊंगी कि वो पॉइंट्स आप कैसे देखोगे। ठीक है, मतलब वॉरेन बफेट जो है उन्होंने ये थेरोटिकल पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, जैसे अभी मैंने आपको चार्ट में करके दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो हम सिर्फ थ्योरी में यूज कर सकते हैं, मतलब उनके लाइफ में, वॉरेन बफेट जो है उनके लाइफ में वो ज्यादातर पॉइंट्स वो यूज करते थे इन्वेस्ट करने से पहले। तो उसमें पहला पॉइंट जो है, लर्न अलॉट। ठीक है, लर्न अलॉट मतलब क्या? जो वॉरेन बफेट है, उन्होंने उनका जो फर्म है, मतलब जब वो 20 साल के थे उन्होंने उनकी पहली पार्टनरशिप फर्म जो है उसका नाम था बफेट पार्टनरशिप, तो वो स्टार्ट की थी। तो उसके वो पूरे दिन उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए वो वहां पे सोचते थे, मतलब जो पार्टनरशिप उन्होंने स्टार्ट की थी वो एक्चुअली उसके लिए ही स्टार्ट की थी। तो इन्वेस्टमेंट में उन्होंने वहां से करियर स्टार्ट किया था उनके पार्टनरशिप फर्म से। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो क्या क्या जरूरी है उन्होंने उसमें बताया। तो तभी जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब वो 20 साल के थे, तो वहां पे मूडी मैनुअल नाम की बुक आती थी। ठीक है, उसका नाम था मूडी मैनुअल। तो ये जो बुक है मूडी मैनुअल, इसमें क्या होता था, जैसे अभी हम स्क्रीनर देखते हैं, राइट? स्क्रीनर पे हम क्या देखते हैं? कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वैसे तभी इतनी टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, इसलिए बुक्स में लिख के आया करता था कि कंपनी क्या है, अभी नई कंपनी कौन सी आई है, उसकी सर्विसेज क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। तो वो सब मूडी मैनुअल जो बुक थी उसमें लिखा रहता था। और एनुअल रिपोर्ट, जैसे अभी हम जाते हैं स्क्रीनर पे और क्या करते हैं, वहां पे ऑप्शन दिखता है एनुअल रिपोर्ट का, तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें देखते हैं कि आप सर्च कर सकते हो वहां पे कि एनुअल रिपोर्ट्स में रेवेन्यू कहाँ पे दिखाया है, एक्सपेंसेस कहाँ पे दिखाया है। तभी ऐसा वहां पे टेक्नोलॉजी नहीं था, जो भी था वो बुक में था। तो उस बुक को पढ़ने के लिए उनको बहुत सारा टाइम देना पड़ता था। तो इन्वेस्टमेंट जब उन्होंने स्टार्ट की तो पहला पॉइंट ये स्टार्ट किया कि उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसे हम वहां पे, तब वो मूडी मैन्योर जो बुक थी उसके जरिए वो वहां पे पढ़ते थे, और उसमें सबसे ज्यादा वो देखते थे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, जो उसमें ही लिखा हो रहता था। ठीक है, तो उसमें एक्सपेंसेस, रेवेन्यू जो है, रिजर्व जो है, वो सब लिखा है, तो वो उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था कि कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स और कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, और इसमें अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है, नो व्हाट यू ओन। ठीक है, नो व्हाट यू ओन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए कि एक टीचर्स थी जिसने स्टूडेंट्स को पोर्टफोलियो बनाने के लिए कहा था। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। टीचर्स थे, उन्होंने कहा था स्टूडेंट को पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ने ऐसे 14 कंपनी सिलेक्ट की जिनका रिटर्न जो है, मतलब 14 कंपनी ऐसे उन्होंने सिलेक्ट की जिनका पर ईयर का रिटर्न जो है वो 70% है, राइट? और ये उन्होंने देखा कि इस 14 कंपनियों का रिटर्न 70% पर ईयर का है, पर जो इंडेक्स फंड है, राइट, हमारे इंडेक्स फंड्स है, उनका पर ईयर का रिटर्न जो है वो तो 26% है, राइट?
सिर्फ इंडेक्स फंड का पर ईयर का रिटर्न 26% है। और उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 14 कंपनी जो सिलेक्ट की थी, उनका टोटल मिला के 70% रिटर्न जाता है उनका पर ईयर का। मतलब इंडेक्स फंड से भी ज्यादा पोर्टफोलियो के उनके रिटर्न थे। तो यहाँ पे एक सवाल होता है कि वो स्टूडेंट ने स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया, मतलब ऐसे कौन से स्टॉक देखे जहां से उनको लगा कि हमें एनुअल में इतने परसेंट का रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो उनको ऐसी क्या चीज सिखाई गई थी कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करना। ठीक है, कि एक बार में तुम समझ ना पाओ कि कंपनी करती क्या है। और जब भी स्टूडेंट को किसी कंपनी को सिलेक्ट करते थे, तो टीचर्स जो है वो उनको पूछती थी कि कंपनी क्या करती है, मतलब कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, कौन से सेक्टर में काम करती है, कौन से उसके प्रोडक्ट्स है। तो अगर स्टूडेंट ने इसका जवाब सही बताया तो वो उस पोर्टफोलियो में ऐड करते थे। ठीक है, और अगर नहीं बता पाए तो वहां पे वो इन्वेस्ट नहीं करते थे। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो, वे वो जानकारी आपको वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने बताया कि फ्यूचर में आगे जाके बैंकिंग सेक्टर्स जो है, एआई सेक्टर है, ईवी सेक्टर्स है, एनर्जी सेक्टर्स है, वो ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं। तो उस सेक्टर्स में कौन सी कंपनी के अभी वेटेज ज्यादा है, ये मुझे पता होना चाहिए। अभी जैसे आपने कौन सी भी कंपनी मुझे सजेस्ट की, तो मैं उसमें देखूंगी ना कि उसकी सर्विसेज क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए उसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये ज्यादा वहां पे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे अभी मैंने बताया रिलायंस, आपने तुरंत मुझे बताया कि ऑयल इंडस्ट्री में काम करता है, ऑयल सेक्टर में है। मतलब क्या, रिलायंस का मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ग्रोथ आपको सब पता है, इसलिए आप रिलायंस में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर ऐसे ही मैंने कौन सी भी आपको कंपनी बता दी, तो आप इन्वेस्ट करोगे क्या लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, वहां पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट उन्होंने वहां पे बताया है। अभी चौथा पॉइंट इसमें है, देखिए लास्ट पॉइंट चौथा, वो है ठीक है, ओवर द लॉन्ग इट्स बेटर टू बाय स्टॉक इन मिड कंपनीज। मतलब क्या, अगर एग्जांपल लेते हैं लॉन्ग टर्म में हमें इन्वेस्ट करना है, तो हम मिड कैप कंपनी ही क्यों यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो एग्जांपल लीजिए टाटा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का। किसी को पता है टाटा मोटर्स का मार्केट कैपिटल क्या है करंट? किसी को पता है टाटा मोटर्स का करंट मार्केट कैपिटल कितना है? तो वहां पे टाटा कैपिटल का 3,52,383 करोड़। ठीक है, ये उनका अभी करंट मार्केट कैपिटल है। ठीक है, तो ये कैसे है, ऑलरेडी ग्रोथ किया है उस कंपनी ने, इसलिए उसका मार्केट कैपिटल यहाँ तक आया है। मतलब क्या, लार्ज कैप में आया है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे मिड कैप ही क्यों सजेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट था कि स्मॉल कैप में क्यों नहीं कर सकते, मिड कैप में ही क्यों करना है, लार्ज कैप में क्यों करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने ऐसे बताया है। देखिए, अगर टाटा मोटर्स को उसका मार्केट कैपिटल डबल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ तो उनको कंपनी में चेंजेस करना पड़ेगा, राइट? मतलब जैसे प्रोडक्ट में चेंजेस करना है, सर्विस में करना है, मैनेजमेंट में करना है, तभी उनका मार्केट कैपिटल ग्रो होगा। पर ऑलरेडी उनका मार्केट कैपिटल लार्ज कैप में है। तो अभी देखिए मिड कैप। ठीक है, मिड कैप में अगर हम लेते हैं कौन सी भी कंपनी, उसका मार्केट कैपिटल अभी कितना है? 15,000 करोड़ है, या 20,000 करोड़ से अंदर है। ठीक है, तो उस कंपनी को लार्ज कैप में जाने के लिए वहां पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे। पर टाटा मोटर्स तो ऑलरेडी वहां पे पहुंचा है।
तो मतलब उधर तक वहां पे उनका टारगेट गया है ऑलरेडी लार्ज कैप तक, तो वो ज्यादा रिस्क लेंगे क्या मार्केट कैपिटल और बढ़ाने के लिए? बताइए, वो ज्यादा रिस्क लेंगे क्या? मैनेजमेंट चेंज करेंगे क्या? प्रोडक्ट्स चेंज करेंगे क्या? सर्विसेज चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि और उन्होंने उनका जो टारगेट है ऑलरेडी लार्ज कैप का, वो वहां पे उन्होंने अचीव किया है। अभी रही बात मिड कैप की, तो जैसे ही देखिए कभी ना कभी मिड कैप कंपनीज जो है वो लार्ज कैप बनेगी ही। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट्स में चेंजेस करने पड़ते हैं, खुद की ग्रोथ करनी पड़ती है, मैनेजमेंट की ग्रोथ करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट सर्विसेज भी उनके अच्छे उनको बनाने पड़ते हैं। तो उनकी वहां पे ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है। जैसे अब अगर आप लार्ज कैप देखोगे, तो अभी वो स्टेबल हो गई है, उनको पता है कि अब उन्होंने मार्केट में चेंजेस किया तो क्या होने वाला है। पर मिड कैप कंपनीज जो है उनको भी अभी समझ में आ रहा है कि क्या क्या चेंजेस उनको करना है, फिर वो लार्ज कैप में जा सकती है। तो वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि लार्ज कैप से अच्छा मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि मिड कैप कंपनीज जो है वो अभी भी ग्रोथ करने वाली है, लार्ज कैप तक उनको पहुंचना है। इसलिए पहले आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करो अगर लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यस, क्लियर हुआ है ये पॉइंट सबको? यस, ठीक है। तो स्मॉल कैप क्यों नहीं? क्योंकि स्मॉल कैप को अभी बहुत टाइम है, मिड कैप में आएंगे फिर लार्ज कैप में जाएंगे, ठीक है, या फिर स्मॉल कैप से ही रिटर्न जाएंगे नीचे, ठीक है। तो स्मॉल कैप में हम रिस्क नहीं ले सकते, आपको अगर रिस्क लेना ही है तो मिड कैप है और लार्ज कैप है, तो उसमें आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चार मेन पॉइंट है, जैसे कल हमने तीन मेन पॉइंट देखे थे, उसके बाद ये जो चार मेन पॉइंट है ये उन्होंने बताए थे, और उसके ऊपर ज्यादातर वो लोग जो है मतलब वॉरेन बफेट जो है वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो चार पॉइंट है वो सबको क्लियर है? यस, ऑल स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वॉरेन बफेट का टॉपिक है वो यहाँ पे आज क्लियर होता है, जिसमें हमने कल भी देखा कि कंपनी में वो ज्यादातर किस चीज में ध्यान देते हैं, और आज भी हमने देखा कि शॉर्ट टर्म बेटर है या लॉन्ग टर्म बेटर है, और कहाँ पे हमें अगर लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट करना है तो हमें क्या चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉरेन बफेट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लियर हुआ है, ठीक है। कल हम जो है वो राकेश झुनझुनवाला जी है, उनके टॉपिक्स देखने वाले हैं। वहां पे आपको मैम सिखाएंगे कि कौन से टॉपिक्स है, कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, उनकी जर्नी कैसी थी, अभी भी उनको उनके जो पोर्टफोलियो है वो कैसे है, ठीक है। तो वो आपको कल सीखने को मिलेंगे। यस, ओके।